अब हम लोग सम्मिश्र संख्याओं के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है कि हम लोग समझें, हमने आपको उसमें बताया था उसमें कि भाई परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अब इन दिनों हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या हमने आपको बता दिया है कि वास्तविक संख्या और कौन सी काल्पनिक संख्या, दो संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या मिल रही थी वह कैसी थी, सम्मिश्र संख्याएं थी। अब हमारे पास अगला टॉपिक है क्या, परिमेय संख्याएं। अब आप नोटिस करें कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आप कृपा करके आप कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप लिख सकें, जहां आपको जरूरत पड़े उस हिसाब पे आप लिखते जाएं। हम ये नहीं करें कि आप पूरा लिखें, लेकिन अपने लायक लिख सकें ताकि आप समझ सकें। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में, ये याद रखिएगा आप कि जिन्हें किस रूप में लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। P बटा Q का क्या सेंस है, P बटा Q मतलब जैसे हमने 3/4 लिख दिया या 2/3 लिख दिया या इस प्रकार लिखा जा सके। मगर एक चीज याद रखिएगा आप हमेशा, क्या कि जो Q का मान होना चाहिए वह कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका मान 0 हो गया तो वह कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचें कि 4/0 एक परिमेय संख्या हो जाए तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात वह संख्या क्या होनी चाहिए, P बटा Q के रूप में होनी चाहिए और कभी भी Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। आपने ये टॉपिक समझ रखा होगा। अब यहाँ एक नोट देख लें, क्या करें कि 0 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अक्सर लोग 0 लिख के पूछ लेते हैं आपसे कि बताएं ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि 0 एक परिमेय संख्या है। आपके एग्जाम में भी अक्सर आया होगा, SSC वगैरह में देखेंगे आप कि 0 एक क्या है, परिमेय संख्या। आप दे देता है कि निम्न में से परिमेय संख्या है, यहाँ दे देगा, मान लो 0 देता है और पाई दे देता है, इन्फिनिटी दे देता है, इस प्रकार दे देता है। तो आप याद रखें सदैव कि 0 एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या पाई परिमेय संख्या नहीं है। सभी दशमलव की जितनी भी दशमलव में संख्या लिखी जाए, 2.3, 3.5, 5.8, जो भी दशमलव में संख्याएं होंगी वह सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। आप याद रखें, दशमलव में जो भी संख्या लिखी जाएगी। अच्छा, अब एक समस्या आ गया, तब तो पाई का मान भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए। लेकिन पाई का मान निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या में नहीं रख सकते हैं। इसे आप अपने दिमाग में याद रखिएगा कि पाई का मान निश्चित नहीं, ये हमने एक मान रखा है कि एक निश्चित मान तक कि पाई का मान यही होगा, यह अनिश्चित मान है। अब आगे देखें। अच्छा, पाई बहुत रहस्यमय है, इसके बारे में आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आप आगे देखें, अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या हम कहते किसे हैं। परिमेय संख्या आप समझ पाए, अब आप अपरिमेय पे आओ। तो वे संख्याएं, यानी अब जस्ट इसी का अपोजिट होगा, बहुत थोड़ा सा अंतर होगा। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी ऐसी संख्या होगी जिन्हें आप P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी उन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम नहीं लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके लिए नोट देखो, जो जरूरी है क्या है कि परिमेय संख्याएं क्या होंगी और अपरिमेय संख्या का क्या रूप निकल के आएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी जो अपरिमेय संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इन्हें सदैव हम किस में लिखेंगे, रूढ़, इसको करड़ी बोलते हैं, और इन संख्याओं को हम करड़ी में लिखेंगे। तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाई जा सकती, उन्हें आप लाख परिश्रम करें, यह सदैव करणी के अंदर ही लिखा जाएगा। तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब इसका अगला पार्ट समझें कि यह जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग का परिमाण एक क्या हो, परिमेय संख्या प्राप्त हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक, अगला सुने आप कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगर आप दो अपरिमेय संख्या लेते हैं और उन्हें जोड़ते हैं आपस में, तो आपको यह मालूम होगा कि उनका मान सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो आप एक बार इसको देख लें, फिर हम और आगे बात करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या दो संख्याएं होती हैं। तो आप पहले पूर्णांक संख्या समझें, कंफ्यूजन में ना रहें। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ, यानी याद रखें वह चिन्ह कैसा होना चाहिए, या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है, तो उसे
पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या को व्यक्त करने के लिए हमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। अब पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो देखो, जब हम संख्या के इधर दाईं ओर जाते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, और संख्या के जब बाईं ओर आते हैं तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। यह दायां बायां ऋणात्मक धनात्मक कहां से हो रहा है, यह हम आपको आगे बताएंगे जब निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय तल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो धनात्मक क्यों आ रहा है, ऋणात्मक क्यों आ रहा है, हम ये वहां पे आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझे कि इधर वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो धन के साथ लिखी जाए, और जो ऋण के साथ लिखी जाए वह ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है। अब आगे देखो, एक टॉपिक है, एक नोट है हमारा कि क्या है भाई, पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्याओं की, पूर्णांक संख्याओं को ना तो किसमें सम, विषम, भाज्य, अभाज्य में विभक्त नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई पूर्णांक संख्या है तो उसको ना तो हम सम में विभक्त कर सकते हैं, ना विषम में, ना भाज्य, ना अभाज्य, उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। सुने आप, हम आशा करते हैं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अब आप प्राकृतिक संख्या पे चर्चा करें। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वह क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपको ये याद रखना है कि उस संख्या में जीरो को सम्मिलित नहीं करना है। तो आप नोटिस करें कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होगी वो कौन सी होगी, गिनती की जितनी भी संख्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट जहां तक आए वह सब आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो भाई, बात क्या है, दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाना या भाग प्राकृतिक संख्या हो यह जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनमें अगर हम कोई घटाएं या किसी से भाग दें तो यह जरूरी नहीं है कि वह प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो। समझें आप क्या, जैसे हमारे पास +4 और -4 है, जब हम इसको घटाएंगे तो सदैव हमें 0 प्राप्त होगा, और 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अगली बात क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो है वही क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वही क्या होंगे, हमारे सब क्या होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब आगे आप सुने, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सुने, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यानी जो 1 2 3 4 की संख्याएं आई थी, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर जो प्राकृतिक संख्या थी उसमें यदि हम 0 को जोड़ दें तो वह संख्या क्या बन जाएगी, वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे कि आप समझ लें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी अगर हम कहीं तक जाते हैं और 0 से शुरू करते हैं तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी, अगर 0 सम्मिलित हो गया तो वह क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब यहां सुने आप कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ या गुणा का परिमाण, किन्हीं दो संख्याओं के जोड़ या गुणे का परिमाण एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अगर किसी भी पूर्ण संख्या में आप किसी संख्या से पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो वह पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे अगर आप जोड़ते हैं 3 और 4 जोड़े 7 तो यह क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर इसी में आप 7 में 2 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो भी अगर 6 प्राप्त होता है तो यह भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार आप इसको एक बार नोटिस कर लें, फिर आप लिख लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या दो संख्याएं होती हैं, तो आप पहले पूर्णांक संख्या समझें, कंफ्यूजन में ना रहें। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ, यानी याद रखें वह चिन्ह कैसा होना चाहिए, या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या को व्यक्त करने के लिए हमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। अब पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या।
तो देखो जब हम संख्या के इधर दाईं ओर जाते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, और संख्या के जब बाईं ओर आते हैं तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। यह दायां बायां ऋणात्मक धनात्मक कहां से हो रहा है यह हम आपको आगे बताएंगे जब निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय तल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो धनात्मक क्यों आ रहा है, ऋणात्मक क्यों आ रहा है, हम ये वहां पे आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझे कि इधर वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो धन के साथ लिखी जाए, और जो ऋण के साथ लिखी जाए वह ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है। अब आगे देखो एक टॉपिक है, एक नोट है हमारा कि क्या है भाई, पूर्णांक जो पूर्णांक संख्याओं की पूर्णांक संख्याओं को ना तो किसमें सम, विषम, भाज्य, अभाज्य में विभक्त नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई पूर्णांक संख्या है तो उसको ना तो हम सम में विभक्त कर सकते हैं, ना विषम में, ना भाज्य, ना अभाज्य, उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। सुने आप, हम आशा करते हैं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अब आप प्राकृतिक संख्या पे चर्चा करें। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वह क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपको ये याद रखना है कि उस संख्या में जीरो को सम्मिलित नहीं करना है। तो आप नोटिस करें कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होगी वो कौन सी होगी, गिनती की जितनी भी संख्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट जहां तक आए वह सब आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो भाई बात क्या है, दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाना या भाग प्राकृतिक संख्या हो यह जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं उनमें अगर हम कोई घटाएं या किसी से भाग दें तो यह जरूरी नहीं है कि वह प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो। समझें आप क्या, जैसे हमारे पास +4 और -4 है, जब हम इसको घटाएंगे तो सदैव हमें 0 प्राप्त होगा, और 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अगली बात क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो है वही क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वही क्या होंगे, हमारे सब क्या होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब आगे आप सुने, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सुने, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यानी जो 1 2 3 4 की संख्याएं आई थी, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर जो प्राकृतिक संख्या थी उसमें यदि हम 0 को जोड़ दें तो वह संख्या क्या बन जाएगी, वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे कि आप समझ लें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी अगर हम कहीं तक जाते हैं और 0 से शुरू करते हैं तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी, अगर 0 सम्मिलित हो गया तो वह क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब यहां सुने आप कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ या गुणा का परिमाण, किन्हीं दो संख्याओं के जोड़ या गुणे का परिमाण एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अगर किसी भी पूर्ण संख्या में आप किसी संख्या से पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो वह पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे अगर आप जोड़ते हैं 3 और 4 जोड़े 7 तो यह क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर इसी में आप 7 में 2 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो भी अगर 6 प्राप्त होता है तो यह भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार आप इसको एक बार नोटिस कर लें, फिर आप लिख लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अब हम सम संख्या पे चर्चा करते हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या क्या है, समझ लें आप, वे संख्याएं जो 2 से, जो किससे, 2 से, याद रखें आप, वे संख्याएं जो 2 से क्या हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वो पूरी तरह कट जाए हो, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या किससे कटनी चाहिए, 2 से कट जाए। जैसे हमने लिखा कि अगर आप लिखें 2/2, 2 का 2 ये कट जाएगा पूरा, फिर अगर आप 4/2 लिखें तो ये भी 2 से पूरा कट जाएगा, 6/2 लिखें तो ये भी 2 से कट जाएगा। अर्थात 2, 4, 6, डॉट डॉट इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वह संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। आप समझ पा रहे होंगे सम संख्याएं कौन होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं। अब इसका एक पॉइंट समझ लो, किसी भी दो सम संख्याओं का जोड़ और गुणा हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। अगर दो संख्याएं हैं, दो सम संख्याएं हैं, अगर आप उनमें जोड़ या गुणा करते हैं तो सदैव वह याद रखिएगा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी, परंतु यह जरूरी नहीं है कि उसका घटाना या भाग भी आपको सम संख्या प्राप्त हो। क्या हो सकता है, विषम भी हो सकता है। समझाने के लिए जैसे मान लो कि एक सम संख्या क्या है,
हम लेके चलते हैं एक सम संख्या भाई 6, और अगर 6 में से हमने 3 घटाया हुआ है तो यहाँ पे 3 निकल के आया, तो यह क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर आपके पास कोई भी जो सम संख्या हो, जैसे भाग भी समझ लें आप, भाग में क्या किया जाए कि जैसे 10 एक सम संख्या है और 2 से हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा और 5 कभी भी सम नहीं हो सकता, यह क्या है, एक विषम संख्या है। अब आगे देखें आप, विषम संख्याएं क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उसे क्या कहेंगे हम, विषम संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्या 2 से कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। जैसे 7/2 है, अगर आप इसको काटेंगे तो 3.5 आएगा, अर्थात यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कह देंगे, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ... यानी एक्स्ट्रा भी। अब आगे देखें आप, यहाँ क्या है, एक नोट समझ लें, किसी भी 2 विषम संख्याओं का गुणा, किसी भी 2 विषम संख्याओं का गुणा एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर कोई भी विषम संख्या है और आपने उसमें अगर विषम संख्या से गुणा किया तो वह सदैव क्या प्राप्त होगा, एक विषम ही प्राप्त होगा। समझने के लिए आप समझें, 3 एक विषम संख्या है और 7 भी एक क्या है, विषम संख्या है, और 7 × 21, अर्थात यह भी एक क्या है, विषम संख्या ही प्राप्त होगी, अर्थात यह 2 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। अगली बात समझो, बात क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य यानी जो भाज्य मीन्स होता है काटना बांटना, जिसको हम काट और बांट ना सकें। तो देखिए आप, वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से, कोई भी संख्या हो, उससे विभाजित ना हो, तो उसे क्या, अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 17, 13, 29, इस प्रकार की जो भी संख्याएं निकल के आएंगी वह कभी भी क्या है, 2 या अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक संख्या के ऊपर चर्चा किया था कि संख्या क्या है। उसके बाद हमने बताया था कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। उसके बाद हमने वास्तविक संख्याओं को भी कई भागों में बांट रखा था। वास्तविक संख्या की बात किया जाए तो वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में बांटा था, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमने आपको परिमेय संख्या को बांटा था। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक के आधार पर निर्भर करती हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं बता दिया था। प्राकृतिक संख्याओं के बाद अब जो हमारा चर्चा करना है आपको जिन संख्याओं पे, वो संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या। पहले टॉपिक जो हमारा है वो यही है, सह अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या और तीसरा संपूर्ण संख्याएं। तो आप नोटिस करें कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमने लिख रखा है, आप देखें ध्यान से कि ऐसी किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ा, यानी याद रखें आप, जोड़ ना समझ लीजिएगा, जोड़ा बनाना है हमें, यानी ऐसी किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी उसका HCF होना चाहिए। अगर उस संख्या का HCF हो रहा है तो वह संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या है। हम एग्जांपल में समझाने का आपको प्रयास करें, जैसे 2, 3, इसका HCF हम कर सकते हैं 3, 4, 4, 9। इस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी वह क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप आगे देखें कि जो एक टॉपिक है, एक बात आप याद रखेंगे, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि जिनके एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुण हों, यानी उनके क्या हों, एक के अतिरिक्त और भी कुछ गुण होने चाहिए, उभयनिष्ठ गुण हो। यानी उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कुछ ना कुछ क्या हो, समानताएं हों। अब आप आगे देखें, हमारा टॉपिक क्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है, अच्छा भाज्य मीन्स क्या होता है, टूटना या बांटना, अलग कर देना, कई भागों में बंटना। तो देखें वह संख्याएं वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, यानी वह क्या हो, एक से भी कटे, स्वयं से भी कटनी चाहिए, के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वह संख्याएं क्या होनी चाहिए, 2 से अधिक उनका गुणनखंड बनना चाहिए, तब वह क्या बन जाएंगी, भाज्य संख्या बन जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे 2, 6, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वह संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या होगी। वह 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी और 2 से भी। अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, जैसे 4 को ले लें,
4 को अगर 1 से काटेंगे तो भी कटेगा, ये 4 को 4 से काटेंगे तो भी कटेगा, 4 को 2 से काटेंगे तो भी कटेगा। यानी कहने का सेंस ये है कि इसके जो फैक्टर बन रहे हैं जिनको हम तोड़ रहे हैं वो क्या है, गुणनखंड इनके 1 से अधिक यानी 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। अगली बात जो आती है निकल के यहाँ से सुने, अच्छा एक संख्या है एक, तो एक को ना तो हम क्या बोल सकते हैं, संख्या एक को ना तो हम भाज्य बोल सकते हैं और ना ही अभाज्य बोल सकते हैं। जो एक है ना तो वह भाज्य है और ना ही अभाज्य है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब आप आगे देखें, संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। संपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग का परिमाण स्वयं संख्या से प्राप्त हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। यानी उनके जो गुणनखंड का योग होगा वह वही संख्या प्राप्त होगी जिसका आपने गुणनखंड कर रखा है। जैसे अगर हम 6 को लेकर चलें, 6 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एक गुणनखंड इसका 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 6 निकल के आएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वह क्या होंगी, संपूर्ण संख्याएं होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब जो हमारी अगली संख्या है वो ध्यान से देखें आप, पूर्ववर्ती संख्या होती है। एक दो आप समझ लें, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, निरपेक्ष संख्या, जोड़ का तत्समक और गुणे का तत्समक, ये संख्याएं हैं। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों चीज़ों को जल्दी लोग बताते नहीं हैं। आप एक बार गंभीरता से ले लें इसको, आप कॉपी वगैरह लिए हो तो लिख लीजिएगा। पूर्ववर्ती संख्या क्या है कि दी गई संख्या, ये संख्याएं आप पढ़े होंगे कि दी गई संख्या से ठीक पहले, यानी जो संख्या दी गई संख्या से पहले आई हो, ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। आप समझें, जैसे 5 से पहले 4 आया होगा, 4 से पहले 3 आया होगा, 3 से पहले 2 आया होगा और 2 से पहले 1 आया होगा। इस प्रकार जो संख्याएं हैं, यानी कि जो पहले आई हो, दी गई जो भी आपकी संख्या दी जाए उससे पहले वाली जो संख्या होगी वही संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। अगला टॉपिक है अनुवर्ती। अगर आप पूर्ववर्ती समझ गए होंगे तो अनुवर्ती उसके क्या हो, आगे आने वाली संख्या हो, अनुवर्ती उसके आगे आना चाहिए। तो आप देखें कि दी गई संख्या से ठीक बाद वाली होनी चाहिए, बाद, अच्छा ठीक बाद बड़ी संख्या, यानी इसके बाद, यानी जो बड़ी वाली संख्या हो, बड़ी संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यानी उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे 3 से बड़ा कौन है, 4, तो 3 की अनुवर्ती संख्या होगी वो क्या होगी, 4, और 5 से बड़ा 6, यानी इसकी अनुवर्ती संख्या 6, और 6 से बड़ा 7। इस प्रकार जो भी संख्याएं आएंगी वह उसकी क्या होंगी, अनु का मतलब होता है आगे, पूर्व का मतलब होता है पीछे, इसलिए पीछे वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या, आगे वाली संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। अब समझे आप निरपेक्ष संख्या क्या होती है। निरपेक्ष संख्या यानी ऐसी संख्या जिन्हें केवल संख्या के रूप में ही निरूपित किया जा सके, यानी केवल और केवल आप संख्या लिख सकें, उसके साथ x, y, z ये सब ना लिखें, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ समझे, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है ABCD XY, ये वाले अगर संख्याएं नहीं आती हैं तो वो संख्या क्या होगी, निरपेक्ष संख्या होगी। जैसे 3, 8, 9, अंडर रूट का मान भी होगा क्या, निरपेक्ष संख्या के अंतर्गत ही होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि 10x + y ऐसे लिखा हो और आप ये कहें कि यह संख्या क्या है, निरपेक्ष संख्या है, तो आप गलत कहेंगे, क्योंकि यह निरपेक्ष संख्या नहीं हो सकती, इसमें बीजीय व्यंजक सम्मिलित हो गए हैं। अब अगली जो संख्या है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, जोड़ का तत्समक। तत्समक का सेंस ये है कि उसी संख्या में आप कुछ जोड़ें जिससे कि संख्या के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अगर संख्या के ऊपर फर्क पड़ रहा है तब समझ लीजिएगा कि वह उसका तत्समक नहीं है, यानी संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ जोड़ने पे। तो आप देखें, हमने कहा है क्या यहाँ पे कि शून्य को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। यानी शून्य जो है हमारा यहाँ पे जो शून्य है वही हमारा क्या है, जोड़ का तत्समक है। क्योंकि अगर आप किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो संख्या के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 10 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, ना कि आप 100 इसको बना दीजिएगा। यानी इसके साथ कोई भी फर्क जब संख्या के साथ नहीं पड़ेगा तो जान लीजिएगा कि वह जोड़ का क्या है, तत्समक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे गुणे का तत्समक भी दिया गया है। यानी गुणे का तत्समक क्या होगा, जैसे जोड़ का तत्समक था कि अगर हमने जोड़ में किसी भी संख्या को जोड़ा और संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसी प्रकार गुणे का भी तत्समक होता है। यानी कि एक जो है वो गुणे का क्या है, तत्समक कहलाता है। एक को हम गुणे का तत्समक कहते हैं, क्योंकि अगर हम एक से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो संख्या के ऊपर कोई फर्क
नहीं पड़ता, अर्थात वह संख्या जो पहले थी वही संख्या अब भी रहेगी। तो इस प्रकार एक को हम क्या मान लेंगे, जोड़ का इस प्रकार हम एक को गुणे का तत्समक मान लेंगे। इस हिसाब से आपकी संख्या पद्धति पूरा समाप्त हो गई। हम आशा करते हैं आपको संख्या पद्धति पूरा समझ में आया होगा। आपको अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, इत्मीनान से देखिएगा, आप लिख लीजिएगा। अब हम आपको यहाँ से बेसिक और लेके चलते हैं, यानी अब हम आपको यहाँ से जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सारे प्रोसेस बताते हुए चल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप संख्याओं को पूरा अच्छे तरीके से समझ रखे होंगे। आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब इसी लिस्ट में हम आगे बात करेंगे गुणा और जोड़ के बारे में।